हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत वेट कर रहे थे आप कोलिजन इन टू डायमेंशन का, तो आज की क्लास में हम टू डायमेंशन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेई नीट केवीपीवाई एडवांस इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको अगर एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, डिटेल वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिनमें सारा सिलेबस कवर हो जाए, असाइनमेंट हो जाए, तो उसके लिए आप ये कोर्स खरीद सकते हैं हमारे ऐप से, फिजिक्स मास्टर ऐप से। अ, इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों 999 रुपीज़ का ये कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको सारे लेक्चर सारे टॉपिक मिल जाएंगे और शेड्यूल क्या है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स के, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसका ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसे ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं बच्चों, और ग्लैंसिंग कोलिजन भी बोलते हैं। ग्लैंसिंग कोलिजन, ठीक है। देखो क्या है बच्चों, ये पहले मैं आपको इसके टाइप दिखा देता हूँ। जैसे अब तक आपने ये पढ़ा कि जैसे दो ऑब्जेक्ट टकराते थे कोलिजन इन 1D में, तो उनके सेंटर जो थे बिल्कुल एक ही लाइन में हुआ करते थे। ठीक है, तो आके भिड़ गए और सीधे ही चलते थे। लेकिन सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यहाँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे आ रहा हो, तो देखना इसके सेंटर को ये लाइन अलग जा रही है नहीं, तो जब ये टकरा रहे होंगे तो उस टाइम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिससे इन पे इम्पल्स ऐसे एक दूसरे पे ये लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन जो इम्पल्सिव फोर्स होगा उसकी वजह से हो सकता है एक इधर चला जाए, हो सकता है ये इधर चला जाए। ठीक है, तो क्या लाइन ऑफ मोशन सेम रही कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद? नहीं ना। जबकि कोलिजन इन 1D में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ मोशन होती है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, यहाँ बदल गई। तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं बच्चों कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके ग्लैंसिंग कोलिजन। जैसे ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट आया और यहाँ टकरा के सेम स्पीड से वापस हो गया। देखो बच्चों एंगल अल्फा या बीटा, ये भी कोलिजन है। ठीक है, इस तरीके के कोलिजन आएंगे अभी चैप्टर में कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से टकरा है, इससे टकरा के फिर ऐसे जा रहा है, ये भी एक कोलिजन है। तो इस तरीके के बहुत सारे केस आप समझेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ रूल क्या लगेगा, तो देखो जैसे मैं एक ओवरऑल डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्पीड u1 से चल रहा है। यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो स्पीड u2 से चल रहा है। ठीक है, यहाँ टक्कर हुई ऐसे। ठीक है बेटा, u1 u2 से ऐसे मान लेते हैं। और टक्कर के बाद बच्चों ये अलग चला गया v1 वेलोसिटी से, ये v2 से, ये θ2 ये θ1। मानते हैं? तो ये टू डायमेंशन कोलिजन का एग्जांपल है। बहुत सारे केस आएंगे, कोई एक डायग्राम बना के हम सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ। कुछ मजेदार बातें आपको पता लगेंगी। तो क्या करना चाहिए अप्लाई बच्चों यहाँ पे? जैसे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमन स्टेप, जैसे ये मास m1 है, ये m2 है। मैंने आपको कोलिजन इन 1D में सारे रूल लिखा दिए थे कि भाई कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? FBD बनाना है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन एंड ड्यूरिंग द कोलिजन। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करो जिन पॉसिबल डायरेक्शन में। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन को कोशिश करो कॉमन नॉर्मल के अलोंग अप्लाई करने की, और जिस पॉइंट पे टक्कर हो रही है उसी पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगता है अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, है ना भाई? अगर मैं इसमें ही सॉल्व करूं, ये इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल लिया मैंने, इलास्टिक कोलिजन। तो पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ, हम क्वेश्चन क्या है कि ये u1 u2 गिवन है ना, दो ऑब्जेक्ट, ये u1 है ये u2 है, इसकी स्पीड, और u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ऑब्वियसली आगे टकराएगा।
टक्कर खा के डाइवर्ट हो गए, तो यानी कि हमारे पास अननोन है v1 v2 θ1 θ2, चार अननोन है, तो चार इक्वेशन चाहिए हमें, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगाई? अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों? वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है नहीं है। अब इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना है? m1 v1 sin थीटा 1, और इसका कितना होगा बच्चों? माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है, समझाया। अब तीसरा, अब मोमेंटम तो दो डायरेक्शन में कंजर्व करना था, कर दिया। तीसरी इक्वेशन क्या करें बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या लिखोगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन लिख दी। अब मैं इलास्टिक कोलिजन कहा तो हमें पता है कि भाई एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। तो क्या इसके अलावा कोई और इक्वेशन बताओ? तो आप कह सकते हो सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाओ। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन तो इसी का तो ऑप्शन होता है, या तो ये लगती है या न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के चेंज को ही बताता है। तो फिर क्या करें? तो बच्चों हमें क्या करना है? अब हम मजबूर हो गए कि हमारे पास तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन और चार अननोन है, तो सॉल्व नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। कब कब सॉल्व होंगे? जब इन चारों में से कोई एक वैल्यू हमें दे देगा तो ये अननोन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे θ1 मिल जाए या v1 मिल जाए, चार में से कोई तीन मिलेंगे तब। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कोलिजन इन टू डायमेंशन में डिपेंड करता है कि ये एक बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक है, ये किस सिचुएशन में टकराई। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता कैरम बोर्ड में, क्योंकि गिट्टी की जो डायरेक्शन है, एक स्ट्राइकर जो गिट्टी पर टकराएगा वो किस एंगल पे टकराएगा, ये सोचना, मतलब डिपेंड करेगा ना, उसी हिसाब से जाएगी बॉल वो दूसरी गिट्टी। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ ये इस हालात में अगर ये ऐसे टकराया, दूसरा तरीका हो सकता है ये ऐसे टकराता, एक होता है कि बिल्कुल साइड से हल्का सा टकराता, उस हिसाब से डाइवर्ट होते हैं ना। तो यानी कि ये हालात जो है कोलिजन के, ये एक अननोन बना रहे, तो उसमें कम से कम एक गिवन होना चाहिए हमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं फिर अब करना क्या है फिर। तो स्टेप, अब मैंने आपको बता दिया कि ये चार अननोन हो गए, इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते। सर ऐसा तो पहली बार हो रहा है फिजिक्स में कि हम सोल्व ही नहीं कर पा रहे, हम रुक गए। हाँ, तो हम यहाँ रुक गए, इस जब तक हमें चारों में से कोई एक अननोन नहीं पता होगा तब तक सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो स्टेप क्या होंगे। अब स्टेप टू सॉल्व द 2D कोलिजन। देखो बेटा, पहला अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। क्या इसके अलावा ऑप्शन है कोई? हाँ, और इम्पल्स मेथड। मैं दो तीन क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे करके दिखाऊंगा कि मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और इम्पल्स मेथड से भी। ठीक है, दूसरा, पहला हमने समझ लिया, दूसरा है बच्चों अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ठीक है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ, मतलब ये ध्यान रखना, अगर इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक है तो क्या कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका इस्तेमाल कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो ये कॉमन स्टेप होंगे। हाँ, एक स्टेप जो मुझे लिखना था, मैं हमेशा ही बताता हूं, FBD, ड्रॉ FBD।
ठीक है, कौन कौन सा? बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, ये काम हमें पहले करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन है, कुछ चीजों में जरूरत पड़ेगी आपको, हर तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब एक रूल से नहीं चलने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, एक स्पेशल केस है। ये पता भी होना चाहिए, जब आप स्नूकर वगैरह खेलोगे तो भाई आपको ये काम आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ठीक है, वो किसी एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेम मास का, ठीक है, उससे आगे टकराएगा स्पीड यू से, तो देखो इसके सेंटर, लाइन ऑफ सेंटर सेम नहीं है, ठीक है, ग्रेजिंग है थोड़ा सा। अब ये रेस्ट में है और ये इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान रखना, कंडीशन बहुत सारी लगा दी। इलास्टिक कोलिजन है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, और दूसरा मूव करते हुए आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये टकराने के बाद जब ये मूव करेंगे बच्चों, ए और बी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा बच्चों, ये थीटा, दैट विल बी 90 डिग्री। इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि थीटा 90 डिग्री होगा। अब देखो जरा, ये मास एम, ये एम, ठीक है, और ये स्पीड v1 मान ली हमने, ये v2। तो जब ये टकराए होंगे बच्चों, तब कैसे हालात होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब पहला तरीका इसमें ये होता है बच्चों कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, वाई में, जैसे मैंने रूल लिखा था। और इलास्टिक है, या तो न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लगा दो, या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा इजी काम करते हैं, जो एनसीईआरटी ने कर रखा है उससे थोड़ा इजी हो जाता है, कि हम पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओवरऑल चेक कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। पता बच्चे, तो रेस्ट में इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू। इसका मोमेंटम देखो बच्चों, जैसे इसका मोमेंटम p1 मान लो, इसका p2, और एंगल थीटा मान लो। दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर का मोमेंटम रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर 2p1 p2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, एम यू का होल स्क्वायर, p1 कितना होगा, एम v1 का स्क्वायर, एम v2 का स्क्वायर, 2mv1 mv2 कॉस थीटा, एम ये कट गया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, समझो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया। अब हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी है बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो रेस्ट में। और अब टक्कर खाने के बाद हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, हाफ एम कॉमन आके कट गया, यू स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2v1 v2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से 2v1 v2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, चेक करके देख लो, ये पूरा 0 हो गया। अब ये तो 0 होने से रहे, इसका मतलब कौन 0 होगा, कॉस थीटा 0, है ना, 0, यानी कि थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आया कि अगर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, एक स्टेशनरी हो, दूसरा उस पर आके हिट करे, ग्लैंसिंग हिट करे, ग्लैंसिंग बोलते हैं ना, ग्रेजिंग, तो उस केस में ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कब है कि जब एक, यानी कि अगर आप स्नूकर वगैरह खेल लें, एक कलर की बॉल दूसरी कलर की बॉल से आके टकराती है, एक रेस्ट में है और लगभग इलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो 90 डिग्री पे डाइवर्ट होती है। काम आएगा आपके ये कंसेप्ट, है ना, क्लियर है बच्चों। लेकिन अब हम टू डायमेंशन के वो वाले केस देखने जा रहे हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये केस था एनसीईआरटी का, आपको पता होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ एक बॉल आती है ऐसे स्पीड यू से और टक्कर खा के स्पीड वी से आगे चली जाती है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा और ये बीटा। बच्चों ये वो केस है, न्यूटन ने इस केस से ऑप्टिक्स लिख दी थी, इलास्टिक कोलिजन मान के, मतलब ये मतलब ऐसे माना था कि कुछ पार्टिकल हैं जो लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है, टक्कर खा के सेम स्पीड से वापस, मतलब इतनी स्पीड से वापस हो जाते हैं, अल्फा और बीटा इक्वल प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना था। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है और ये यहाँ टक्कर खा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें अल्फा और यू गिवन है, हमें वी कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब ये यहाँ टक्कर होगी बच्चों, ठीक है, तो देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, इम्पल्स लगेगा ना, और इसे नॉर्मल कह सकते हो आप, इम्पल्स कह दो या नॉर्मल रिएक्शन। और ये डायरेक्शन जो है बच्चों कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल। और ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये वाली, ये कॉमन टेंजेंट है। अब इनके ट्रीटमेंट में क्वेश्चन में अंतर होता है बेटा, जैसे आप तक 1D में करते हैं, थोड़ा यहाँ अलग है बच्चों। देखो जो ये ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ये किसी ग्राउंड पे, फ्लोर पे टकरा रहा है, ठीक है, कोई सरफेस है, सरफेस कहो तो ज्यादा बढ़िया वर्ड है, कि ये सरफेस से टकरा रहा है, ठीक है, सरफेस से टकरा है। अब सरफेस से टकरा रहा है तो ये सरफेस कौन है? क्या ये किसी ऐसे ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे आके टक्कर खा के गया, ये टेबल पे टकराया, ये ग्राउंड पे टकराया, छत पे टकराया, गाड़ी की छत पे टकराया, क्या है ये? नहीं पता। तो यहां तक क्या होता था, हम जो ऑब्जेक्ट टकराते थे उनको सिस्टम मानते थे पूरा, है ना, पूरा एक सिस्टम वही माना जाता था। इन क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें केवल इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट एक सिस्टम है, इसको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि इसको आप बता ही नहीं सकते भाई ये सिस्टम है क्या है, इसका मास कितना है, कहाँ है, ये कौन है। तो अगर इसे सिस्टम मानने तो देखो इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो गया नॉर्मल, है ना, तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व होगा? बोलो बच्चों। आप कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन न्यूटन मतलब कोलिजन के क्वेश्चन है तो होने तो मोमेंटम कंजर्व करके ही है, तो क्या करें फिर? तो हमने सोचा कि चलो यार, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल में तो लगा सकते हैं ना, इस डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग, है ना। तो यानी कि अब हम यहाँ ढूंढेंगे भाई किस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में लगाएंगे, कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली। क्यों सर, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है सर। अगर ये स्मूथ होता तो स्मूथ ही है ये, है ना। अगर फ्रिक्शन होता तो वो अलग बात थी, अभी ये स्मूथ है तो यहाँ पे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में टक्कर से पहले, अच्छा अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा बच्चों, अल्फा। तो इधर की तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी, यू साइन अल्फा, है ना। और यहाँ कितनी हो जाएगी ये वी का दर, वी साइन बीटा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी साइन बीटा इक्वल टू एम यू साइन अल्फा, एम से एम कट गया, वी साइन बीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो हमने एक बात और सीखी कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग मोमेंटम और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना। अब देखो अलोंग कॉमन नॉर्मल सी एन, देखो बेटा कॉमन नॉर्मल ये डायरेक्शन है ना, इधर हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाया जाता था, मैंने आपको मतलब पहले भी बताया 1D में भी और अभी भी। तो जब ये टकराएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इसकी स्पीड कितनी होगी, तो देख लो यू कॉस अल्फा नहीं होगी बच्चों, और टक्कर के बाद ऐसे वी साइन बीटा नहीं होगी, और वी कॉस बीटा। भाई टक्कर से पहले इस डायरेक्शन में, इस लाइन, ये लाइन है ना कॉमन नॉर्मल वर्टिकल, तो वी यू कॉस अल्फा, टक्कर के बाद वी कॉस बीटा।
तो क्या होता है फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, क्या लिखते थे बच्चे इसको, ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बनेगा बच्चे ये, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v cos बीटा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos अल्फा दैट इज इक्वल टू e। तो यहां से v cos बीटा ऐसे बन जाएगा ना बच्चों, e u cos अल्फा। ठीक है, अब देखो कितने अननोन है तुम्हारे पास, बीटा और v। तो क्या करो बच्चों, सोचो बच्चों, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, और यहाँ यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो v इक्वल टू आ गया u अंडर रूट ई स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, फर्स्ट और मतलब ये तो स्पीड आ गई, एंगल पता करना हो भाई बीटा कितना होगा, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करो। ठीक है, तो जब फर्स्ट बाय सेकंड करोगे v से v कट जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन बीटा, ये u से u कट जाएगा, कॉस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो 1 अपॉन ई टेन अल्फा आ जाएगा, नहीं बताओ बेटा, होगा नहीं। तो यानी कि आपको अल्फा बीटा पता लग गया और स्पीड पता लग गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों, बीटा पता लग गया और स्पीड पता लग गई। बताओ कितना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सोचो बच्चों, अब मैं आपको इसका एक चित्र दोबारा बना के दिखा देता हूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट स्पीड u से ऐसे जा रहा है। ठीक है, एंगल अल्फा पे टकराया, तो जो बीटा और स्पीड होगी जिस एंगल पे जाएगा वो स्पीड यहां से पता लग जाएगी, ये फॉर्मूला हमें पता लग गया। ठीक है बेटा, अब सोचो इफ collision is vertical, if collision is vertical, ठीक है, तो वर्टिकल के केस में क्या होगा बच्चों, देखो अल्फा क्या हो जाएगा, अगर कोलिजन ऐसे हो रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है स्पीड यू, तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो नहीं हो जाएगा भाई, ऐसे आ रहा है तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, मतलब ऐसे की बजाय ऐसे, तो अल्फा जीरो, तो अल्फा जीरो, तो अल्फा जीरो होगा बच्चों, देखना जरा, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, v इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ यू, है ना। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आया स्पीड u से टकरा रहा है, तो टक्कर खा के ई टाइम्स ऑफ स्पीड u हो जाएगी, स्पीड ई टाइम्स चेंज हो जाती है। तो बताओ बढ़ी या घटी, हो सकता है कोई बच्चा कहे सर बढ़ गई, ई टाइम्स नहीं बेटा, ये ना घट गई। वन ई ना वन से छोटा होता है, वन ई की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो वन से छोटा, इसका मतलब ये स्पीड घट गई। ठीक है, तो स्पीड घट गई देखो, और बीटा भी क्या होगा जीरो, भाई जब अल्फा जीरो है आप इस फॉर्मूले में रखो, अल्फा टेन जीरो जीरो, तो बीटा भी जीरो, तो बीटा भी जीरो। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा अच्छा, यही कोलिजन अगर इलास्टिक होता, मतलब ऑब्लिक ही होता, वर्टिकल ना होता, ऑब्लिक होता और इलास्टिक होता, तो ई की जगह वन रखो, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाता, वन से वन कट के बीटा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और यहाँ ई वन रखो जरा, v इक्वल टू यू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वन, तो v इक्वल टू यू, यानी कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो पार्टिकल क्या करता है, जितनी स्पीड से आया उतनी से ही वापस जाता है, u से आया तो u से ही वापस जाएगा, अल्फा से आया तो अल्फा से ही वापस जाएगा इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो लाइट को भी न्यूटन ने क्या मान लिया था, ऐसे पार्टिकल जो इलास्टिक कोलिजन करे,
तो जितने एंगल पे इंसिडेंस होता है तो उतने इस पे क्या होता था, रिफ्लेक्शन। और क्या मानते थे हम, वो पार्टिकल के नाम क्या थे, कॉस्मोकुलर पार्टिकल, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट आ गया। ये बात समझ में आई बच्चों। हमने एंगल पे स्पीड पता कर ली, बीटा पता कर लिया। याद करो हमने इस पे मोमेंटम चेंज पता किया था, लॉज ऑफ मोशन में पहला दूसरा क्वेश्चन ही किया था, है ना। अब एक और बात यहाँ पे जो आपको याद करानी है मुझे, जो बहुत काम आने वाली है अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन सी वेलोसिटी है, इधर की तरफ जो वेलोसिटी है कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी है ना। और ये कौन सी वेलोसिटी है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि हमें पता लगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट इक्वल टू कॉमन टेंजेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट। देख लो, याद रखनी, यही काम आने वाली है। यानी कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग ना तो मोमेंटम चेंज होता ना वेलोसिटी, ठीक है। अब इधर देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, v cos बीटा इक्वल टू ई यू कॉस एल्फा। यू कॉस एल्फा क्या था, कॉमन मतलब वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल इनिशियल, और v cos बीटा क्या है, वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल। इसका बहुत यूज करूंगा मैं, इसको याद कर लो, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस कंसेप्ट की, ठीक है। देखो जरा, अभी जैसे मैंने ये कोलिजन इन वर्टिकल प्लेन मतलब वर्टिकल लाइन के लॉन्ग बताया। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना कि अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, दीवार ऐसे हो और ऑब्जेक्ट ऐसे आया, तो टक्कर खा के यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, ये स्पीड v, ये u और ये बीटा, और इन इलास्टिक कोलिजन है, तो सेम रूल है, v वही लिखी जाएगी जो भी इस फॉर्मूले से लिखी है, सेम यही, और बीटा वही होगा 1/e tan अल्फा, ठीक है। तो सेम है ये, मतलब इसकी बजाय हमने इसको ऐसे कर दिया, तो सेम रूल लगेगा। अब देखो, पहले हम ये केस समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि यार एक h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को यहां से रेस्ट से ड्रॉप किया, वो यहाँ के टकराया, और इन इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, ठीक है। तो मान लो वो इस जस्ट टकराने से पहले उसकी स्पीड u थी, और u कितनी होगी बताओ बच्चों, u होगा √2gh, होगी नहीं होगी भाई, जिस स्पीड से आ रहा होगा, रूट होगा √2gh। टक्कर खा के वो कितनी स्पीड से जाएगा बच्चों, अभी क्या सिखाया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्पीड, देखो बच्चों ध्यान से देखो, दोबारा दिखा देता हूं। अभी हमने पढ़ा था कि कोलिजन के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ u, ठीक है। तो इसका मतलब यहां स्पीड जो हो जाएगी बच्चों, दैट इज e टाइम्स ऑफ u, और ये फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से तो वापस आएगा। तो मान लो ये स्पीड आया e, ठीक है, इसकी स्पीड हो गई। अब सेकंड कोलिजन के बाद फाइनल स्पीड कितनी होगी बताओ, e टाइम्स ऑफ eu, e टाइम्स हो जाती है स्पीड। ध्यान देना बच्चों यहाँ है कि ये eu है, तो ये e² u हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड कोलिजन के बाद, थर्ड कोलिजन के बाद सिमिलरली e³ है ना, nth कोलिजन के बाद e⁻nu, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन कितनी हो जाएगी बच्चों, e⁻n टाइम्स ऑफ u। क्लियर है बेटा, e⁻n टाइम्स ऑफ u, ये स्पीड हो जाएगी। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा जैसे ये h हाइट तक गया था, पहली बार h हाइट से आया, h0 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये वो स्पीड नहीं है, मतलब यहां से तो रेस्ट से ड्रॉप हुआ है, ये स्पीड है जिससे जस्ट टकराया, ये वही स्पीड थी। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसे n कितने कोलिजन के बाद रुकेगा, तो मैं ये बहुत पहले बता चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, मोशन स्ट्रेट लाइन में बता दिया था, इसका ग्राफ आपको याद हो तो। ये इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकता है बच्चों। जैसे मैं एक साउंड क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, देखते हैं आपको, माइक से मैं साउंड क्रिएट करता हूं बोल के ड्रॉप करने की, आप गिन के दिखाना कितने कोलिजन होंगे।
सोचो बच्चों, ऐसी साउंड क्रिएट होती है ना जब एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड पे। तो यहाँ ये बॉल ड्रॉप करी थी, तो ये इनफाइनाइट कोलिजन के बाद ऐसे 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 एक ही जगह, ये तो यहाँ अलग अलग डायग्राम दिखाए जा रहे हैं, एक ही जगह ऐसे टिक 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 ऐसे ऐसे रुकेगी, तो इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकती है। अब क्वेश्चन ये आया कि बेटा जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर हम इसे h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो अगले कोलिजन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। हाइट अटेन आफ्टर nth कोलिजन ओ फर्स्ट कोलिजन, कितनी होगी बच्चों। जैसे ये h हाइट से आया, अब स्पीड u है, अगर मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकू स्पीड u से या v से, तो कितनी हाइट तक जाता है बच्चों, v²/2g ना। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद जो हाइट होगी, कितनी स्पीड कितनी होती है फर्स्ट कोलिजन के बाद, e टाइम्स ऑफ u, e u का होल स्क्वायर/2g है ना, और ये e² u²/2g। बच्चों यहां से देखना, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं 2g h0 और ये हो जाएगा u²/2g। तो देखो जरा, ये u²/2g क्या हुआ, h0। तो यानी कि अगर h0 हाइट से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाए तो वो टप्पा खाने के बाद कितनी हाइट तक जाता है बच्चों, दूसरी बार e² ऑफ इनिशियल हाइट। तो फिर ये सेकेंड कोलिजन के बाद कितना जाता है बताओ बच्चों, s2। सोचो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, e²u e⁴ u²/2g e⁴ h0। क्लियर है बच्चों। इसका मतलब अगर मैं, ये तो हर बार स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो nth कोलिजन के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, e⁴2n h0। क्लियर है बच्चों। तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर nth कोलिजन हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2n e⁴2n इंटू h0। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए यहां से फ्लोर पे, तो टोटल टाइम टू कम टू रेस्ट, बच्चों देखो टोटल टाइम टू कम टू रेस्ट, ये h0 हाइट है बच्चों, ये गिरा यहाँ पे बाउंस होगा, फिर जाएगा, फिर वापस ऐसे ऐसे रुकते 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 रुकेगा, इनफाइनाइट कोलिजन कर लेगा। तो पहले ये, अब मैं टोटल टाइम लिखने जा रहा हूं, तो पहले इसका यहां से यहां तक आने का टाइम, तो √2h0/g। ठीक है बच्चों, होगा नहीं होगा, यहां से यहां तक आने का टाइम। फिर पहले अब देखो यहां से यहां तक आया तो इतने टाइम में आएगा, h0 हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, और वो हाइट कितनी होगी h1। तो आने का टाइम होगा 2h1/g, तो जाने का भी तो उतना ही होगा। समझ रहे हो बच्चों। क्लियर है। ऐसे ही फिर दूसरे कोलिजन के बाद जाएगा तो 2h2/g है ना, फिर 2√2h3/g इंफिनिटी। ऐसे कितने कोलिजन हो गए। अब देखो t इक्वल टू √2h0/g प्लस 2 e⁴h0/g प्लस 2 e⁴, जैसे ये था h0 e² बेटा e² होगा ना, ये हो जाएगा e⁴h0/g प्लस 2 e⁴6h0/g वही, एंड इंफिनिटी, इनफाइनाइट कोलिजन हो गए। ठीक है, देखो बेटा 2h0/g कॉमन ले लिया, नहीं यहां से लेते हैं कॉमन 2, और यहां से जो हम कॉमन लेंगे भाई वो बचेगा 2 e²h0/g, ये कॉमन लेंगे देख लो, और जो अंदर बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा e², दैट इज e प्लस e² अप टू इंफिनिटी।
ये बच्चों बन जाएगी जीपी, समझ रहे हो। अब यहां से भी 2h0/g पूरा कॉमन ले लो, 1+, ठीक है, ये बचा 2 और साथ में e, एक स्क्वायर का e बचेगा और एक 2 ये बचेगा, 2h0/g हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये एक जीपी है जिसमें पहला टर्म है 1 और रेशियो है e। अब ये सब पता होना चाहिए, एपी जीपी सीपी क्या होता है, तो नहीं पता तो मैथमेटिकल टूल पढ़ लो पहले, ठीक है। आर a/1 - r होता है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 - e, ठीक है। अगले स्टेप में आंसर आ गया 2h0/g। देखो यहाँ एलसीएम लो, 1 - e + 2e, 1 + e हो जाएगा अपॉन 1 - e, ठीक है बच्चों। ये आ गया टोटल टाइम रुकने तक, इसका यहां तक टाइम फाइनाइट है और नंबर ऑफ कॉलिजन क्या है बच्चों, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये रुकने तक, ये तो टाइम टू कम टू रेस्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल टू कम टू रेस्ट, ये कितना होगा बच्चों। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल, सोचो बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसका यहां तक आने का टाइम, यहां से यहां, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो पहली बार डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट तो रुकने में ये h0 लेगा, अगर इसको ड्रॉप कर दें तो यहां तक रुकने में बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट h0 होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, आएगा, फिर जाके फिर वापस आएगा, कितना, 2 टाइम्स ऑफ h1, समझ रहे बच्चों, जाएगा फिर वापस, अगले दूसरे कोलिजन के बाद h2 हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर तीसरे कोलिजन के बाद अप टू इंफिनिटी, ठीक है, h0 2, और h1 कितना होता है बच्चों, e² h0, e⁴ h0, e⁶ h0 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। देखो बेटा d = h0 कॉमन ले लो, 1 + 2e² h0 कॉमन लो, यहां पे लो, ये हो जाएगा 1 + e² e⁴ ऐसे, ठीक है। ये जीपी बन गया, पहला टर्म है 1 और रेशियो है e², तो h0 2e² h0, पहला टर्म 1 e², ठीक है बच्चों। अब देखो h0 कॉमन ले लो, 1 - e² + 2e² अपॉन 1 - e², कितनी आगे डिस्टेंस रुकने तक, 1 + e² अपॉन 1 - e², ये टोटल डिस्टेंस आ गई बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने कोलिजन 2 डायमेंशन का एक पार्ट देख लिया, जिसमें हमने ये देखा अभी तक कि कोलिजन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन जो होता है बच्चों, मतलब बेसिक, हमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि यही इस्तेमाल करना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, उसके अलावा आप इंपल्स भी यूज कर सकते हो जो अगले क्वेश्चंस में मैं करूंगा, और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाना है। यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि अगर ये डायरेक्शन होती है कॉमन टेंजेंट और ये होती है कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी अनचेंज रहती है और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है, ये रहता है। अब हम इस लायक हो गए कि हमने शुरुआत कर दी, अब नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो कि मान लो अगर कोई सरफेस है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आया, इसको एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं, ऐसे आया, ठीक है, तो ये लाइन होती है बच्चों कॉमन टेंजेंट और ये होती है कॉमन नॉर्मल। तो ध्यान रखना है कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। कॉमन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि जब ये यहां टकराता है तो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स बनता है, और जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल होगी, ये कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है, दैट विल बी e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। ये v लिख रहा हूं मैं और ये u लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं एक
जितने हमने ऐसे कंसेप्ट पढ़े अब इनका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन आया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका स्पीड यू से, ये एंगल थीटा, ये यहां जाके टकराया और टकरा के यहां गिर गया, ठीक है, गिर गया मान लो ऐसे। कॉलिजन बोला गया है इनइलास्टिक है, कॉलिजन इनइलास्टिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। आपने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर ये दीवार ना होती बच्चों, तो दीवार ना होती तो पत्थर ऐसे फेंकते आप ऐसे जाता, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। और अगर आप सही से पढ़ के आए हो मैकेनिक्स तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखाया था u sin थीटा को लिखाया था u y और a sin थीटा को लिखाया था a y, सॉरी g को लिखाया था मैंने a y। तो यानी कि ये वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वर्टिकल एक्सेलरेशन पे, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। जब यहां टकराया अब आपसे पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ नया। तो देखो बच्चों क्या कोलिजन से असर हुआ होगा, तो ध्यान से देखो जब ये कोलिजन से हुआ होगा तो यहाँ इस पे जो इंपल्स लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन का वो एक्स डायरेक्शन में लगा होगा, क्या वाई डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा? वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉमन टेंजेंट ct, तो वो तो चेंज ही नहीं होगी। इसका मतलब इसका पूरी जर्नी में वाई डायरेक्शन में इस कोलिजन से कोई असर नहीं आया। अगर कोई असर नहीं आया तो इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी 2u(y) दैट इज u sin थीटा अपॉन a(y)। कोलिजन का कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। ये यहां टक्कर करी और यहां आगे गिर गया, समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसी पे और बढ़िया क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लो ये क्वेश्चन है कि एक पत्थर को आपने स्पीड u से फेंका, एंगल थीटा, ये यहां जाके गिरता तो इसकी रेंज r थी, r रेंज थी। अब क्या हुआ बच्चों, मतलब r रेंज, अब क्या हुआ हमें बोला गया कि बेटा उससे पहले यहां एक दीवार खड़ी कर दी गई और क्वेश्चन में बताया कि ये पत्थर ऐसे जाके टप्पा खा के इसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। ऐसा हो सकता है, हो जाता है कई बार, जैसे आप बॉल को ऐसे फेंकते हो वो बाउंस होती है फिर कैच कर लेते हो उसी जगह खड़े हुए, तो ऐसे हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है अगर ये डिस्टेंस d है तो अगर दीवार ना होती तो इसकी रेंज कितनी होती, मतलब ये बॉल टक्कर खा के इसी जगह आ गई। बच्चों थीटा और यू नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ठीक है, थीटा यू नहीं दे रखा है। हमसे बोला जा रहा है कि अगर दीवार ना होती तो इसकी रेंज यहां होती ना, यहां जाके गिरता है ना, तो वो कितनी होती है अगर डी डिस्टेंस पे दीवार रख दे और ये टक्कर खा के वापस आ जाए तो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, क्या आंसर है बच्चों आपका? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों? u sin थीटा बाई जी, है ना, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटरचेंज करेगी, वर्टिकल वाई में नहीं करेगी, है ना, कॉमन नॉर्मल हो गया ना, ये कॉमन टेंजेंट है ना बच्चों डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन पे, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों सेम रहा। अब ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा टाइम लगेगा कितना, इसको मान लो मैं स्पीड यू मान लू, ये पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, हमें रेंज बतानी है। आप सोचो इसके यहां से यहां तक जाने का टाइम और आने का टाइम ही तो टोटल टाइम होगा भाई, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ठीक है। अब देखो बेटा जाने का टाइम क्या होगा, यहां से जब ये यहां जाएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो यू एक्स यू कॉस थीटा, बताओ क्या एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बदलता है बच्चों? नहीं ना। तो इसका जो जाने का टाइम होगा, डिस्टेंस देखो कितनी है ये d अपॉन स्पीड यू एक्स, प्लस जब वापस आएगा तो देखना इसकी स्पीड यू एक्स ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल हमेशा ही होगी, समझ रहे हो। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं वेलोसिटी के, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। मैंने ये नहीं बोला कि हाईएस्ट पॉइंट है, जब भी टकराएगा मान लो यहां टकराया कभी ये, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे यू एक्स यू वाई, मतलब वी एक्स वी वाई ऐसे। भाई जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट यू जहां पे टकरा, कहीं पे भी होगा, दो कंपोनेंट तो होंगे, उसी से स्पीड बनेगी। तो हमें पता है कि वी एक्स बदलता है कितने टाइम्स हो जाता है, ई टाइम्स ऑफ कोलिजन के बाद जो इनिशियल स्पीड है। अच्छा मैंने यहाँ ये यू एक्स है तो यहाँ पे भी यू एक्स लिखी, हमें पता है एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, है ना, कोलिजन तो छोड़ो, वैसे ही एक्स डायरेक्शन में स्पीड नहीं चेंज होती, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है।
इसका मतलब इसकी स्पीड u टाइम्स चेंज हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी अनचेंज है। वो अलग बात है कि हमें जरूरत नहीं है इस जर्नी में, हमने x में देख रहे हैं। तो जब ये इस स्पीड से आएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा फिर d, तो डिस्टेंस अपॉन e टाइम्स ऑफ स्पीड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट d, ux कितना है बच्चों, u cos थीटा, d e ux कितना है, u cos थीटा, टाइम कितना होगा 2u sin थीटा बाय जी, d बाय u cos थीटा, d बाय e u cos थीटा। ठीक है, तो देखो 2u sin थीटा बाय जी, एक u cos थीटा यहां से कॉमन ले लो, d प्लस d बाय e। ठीक है, अब देखो d कॉमन ले लिया, 1 प्लस e ऐसे, और ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखो, सॉल्व करो, d इक्वल टू ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओ, हमें तो रेंज बतानी थी ना बच्चों, देखो ये क्या पढ़ा रखा है बच्चों मैंने आपको, रेंज होती है ना, तो ये रेंज आ गया, यही होता है ना साइन, अगर दीवार ना होती तो इसकी रेंज यही होती ना, तो d इंटू 1 प्लस ई अपॉन ई। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, तो बच्चों ये रेंज आ गई। क्लियर है ना, तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमने एक बात समझ रहे हैं, जो आपको बताया कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल, उसको पकड़ लो बस। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसे ही दो दीवार हो जाए तो देखो बेटा, ये स्पीड u से गया, ऐसे एंगल थीटा, ऐसे गया, फिर ऐसे और ऐसे, कितने ही कोलिजन करा दे, इनसे डरा नहीं करते। ये भी d है, और ये d1 कर लेते हैं, ये 2d और d2। क्वेश्चन ये दे रखा है, थीटा और u नहीं देता बच्चों क्वेश्चन में, ये हमें मानने पड़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि अगर दीवार ना होती तो ये यहां जाके गिरता ना कहीं आगे, तो वो रेंज कितनी होती। मैं फिर बता रहा हूं कि जहां ये टकराता है, ये हाईएस्ट पॉइंट वगैरह नहीं होते जर्नी के, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोलिजन इनइलास्टिक है, बताओ कितनी देर कितनी रेंज होगी, इसकी रेंज कितनी है इस जर्नी की, अगर दीवार ना हो तो। ठीक है, और दीवार के आने से यहां टक्कर खाई, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो देखो बेटा इसे कैसे सोल्व करोगे। अब बताना इस जर्नी में टाइम बदलेगा, यहाँ पे भी दीवार वर्टिकल है, तो अगर दीवार वर्टिकल है तो ये कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। यहाँ पे देखो स्पीड यू एक्स है, यू ये थीटा, और यू एक्स क्या होता है बच्चों, यू कॉस थीटा। जब यहाँ पहुंचेंगे तो स्पीड क्या होगी बच्चों, सोचो, यू एक्स ही रहेगी, लेकिन इधर तो ई टाइम्स ऑफ यू एक्स हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, वो ई टाइम्स ऑफ यू एक्स होगी, टक्कर खाने के बाद कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर यू एक्स, है ना। तो देखो बेटा, टोटल टाइम, एक बार पहली दीवार से टकराएगा, फिर दूसरी दीवार से टकराएगा, फिर उसी जगह जाके गिरेगा। सर ये हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि वहीं गिरता है, ऐसा नहीं है बेटा, कहीं भी गिर सकता है, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है बात। तो देखो टोटल टाइम t1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d बाई यू कॉस थीटा, प्लस यहां से यहां गए डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा d2 अपॉन e स्क्वायर u cos थीटा। ठीक है, ऐसे। अब देखो बेटा, t की जगह 2u साइन थीटा बाई टी, और ये u cos थीटा इधर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे d1 प्लस d2 बाई e, और d2 बाई e स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा, रेंज। ये आंसर हो गया, ये रेंज है, ये रेंज होती है ना बच्चों, तो अगर दीवार ना होती तो इतनी रेंज होती। क्लियर है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को और थोड़े डिजाइन बदलते हैं क्वेश्चंस के। तो 2 डायमेंशन में मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपको जो दिमाग में रखनी है। जैसे बेटा
ये स्पीड है, हमने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया एंगल थीटा, यहाँ टकराएगा, पहला बाउंस होगा तो फिर ऐसे जाएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना बेटा। इनफाइनाइट कोलिजन करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अगर ये रेंज आर है तो ये कितनी होगी, एंड सो ऑन। तो बेटा देखो, मैंने रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको लिखवाया था t इक्वल टू यू एक्स बाई ए वाई, है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा, देखना जरा, यू एक्स, ओ टाइम क्या लिखवाया था, अभी गलती कर दी, यू वाई, और रेंज होती है बच्चों ये वाली, यू एक्स इंटू टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या लिख सकते हो, टू यू एक्स इंटू यू वाई बाई ए वाई। मानते हो, समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखवाई गई थी। अब ये तो हमें पता है भाई, अगर ये स्पीड पता हो, रेंज हमें पता है, क्वेश्चन है कि ये रेंज कितनी होगी पहले कोलिजन के बाद। देखो बच्चों, जब ये यहां आएगा तो यहां टक्कर खाएगा, ठीक है, और इसकी दो स्पीड होंगी, है ना, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। आपको पता है सेम स्पीड से आता है, बिल्कुल सेम एंगल पे, सब प्रोजेक्टाइल में क्लियर कर लिया था हमने ऐसे। इसकी ये स्पीड होगी यू एक्स, है ना, और ये होगी यू वाई। बताओ बच्चों, टक्कर करने के बाद कितनी स्पीड होगी। ये कॉमन टेंजेंट वाली लाइन है ना बच्चों, ये वाली, तो ये स्पीड अनचेंज रहेगी, ये यू एक्स ही रहेगी। और टक्कर होने के बाद ये कॉमन नॉर्मल वाली लाइन है ना, स्पीड हो जाएगी ई टाइम्स ऑफ यू वाई। जब यहाँ टकराएगा फिर कॉमन नॉर्मल है ना, तो ई टाइम्स स्पीड हो गई, ठीक है। सोचो नई रेंज क्या होगी, देखना जरा, टू यू एक्स कितना है बेटा, यू एक्स ही रहेगा, यू कॉस, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ई टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई, दैट इज ए वाई जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखना बेटा, ई टाइम्स ऑफ टू यू एक्स यू वाई बाय ए वाई, ठीक है। अच्छा, इसको पूरे को लिख के दिखा दूं मैं आपको, भूल भाल गए हो तो। यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, यू वाई होता है यू साइन थीटा, ए वाई होता है जी, तो ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो देखना जरा, ये वही है ना, ये आर हो गया, यानी कि आर वन इक्वल टू हो गया ई आर, यानी कि पहला टप्पा खाने के बाद ये ई टाइम्स ऑफ आर तक जाएगी, दूसरा बाउंस होगा यहाँ पे, ये सेकंड कोलिजन है, ठीक है। अब बताओ कितना होना चाहिए, ई टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगा ना, तो ई स्क्वायर आर, ई की पावर 3 आर, टिंग 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 इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा सर। पहली जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, तो दूसरी जर्नी का कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो बेटा, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पहली जर्नी का अगर t है, तो यहाँ पे t1 जो होगा दैट इज टू यू वाई, ई टाइम्स ऑफ यू वाई है ना, एंड दैट इज ए वाई, तो ये हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ टी, है ना, ये ई स्क्वायर टी, ई क्यूब टी, तो टाइम ऐसे हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम रुकने में कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा रुकने तक, जैसे पहले 1D में किया था। तो यहां टोटल डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी हो बच्चों, आर प्लस ई आर, ई स्क्वायर आर, ई क्यूब आर, ऐसे, ठीक है बेटा। मतलब हर बार क्या कर रहे हैं बच्चों, हम आर कॉमन ले लो, 1 प्लस ई स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, फर्स्ट टर्म है इसका 1 और 1 माइनस ई, टोटल रेंज आ गई। सिमिलरली आपका काम है टोटल टाइम, पूरा रुकने का टाइम कितना होगा, ये आप बताओगे। सेम आंसर आएगा वैसे, जैसे टी ई टाइम्स टी हो गया, ई टाइम्स रेंज, तो टाइम आ जाएगा टोटल टी डैश, दैट इज टी इंटू 1/1 माइनस ई, है ना, इनफाइनाइट कोलिजन होने। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें आपको बताया कि भाई यहां तक रेंज, मतलब ये एंगल अल्फा से हमने इसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट गिराया, तो
जो पहली बार बाउंस होगा तो यहां इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी रेंज बताओ R1 और टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ठीक है, अब देखो बेटा थोड़ा सा आपको कोलिजन इन टू डायमेंशन याद होना चाहिए। हमने क्या किया था, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ऐसे दो एक्सिस बनाए थे, और यहां पे जो एक्सेलरेशन लिया था इस एक्सिस के अलोंग, वो ए वाई हुआ था जी कॉस थीटा, और ए एक्स हो गया था बच्चों जी साइन थीटा। ठीक है, और यू एक्स था बच्चों, यू एक्स था बच्चों यू कॉस एल्फा यू एक्स, और यू वाई है यू साइन एल्फा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि मान लो ये रेंज आर है, तो ये कितनी होगी, ये टाइम टी एच जर्नी का, तो इसका कितना होगा। ठीक है, तो मैं देखो ऐसे समझाता हूं, टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2uy अपॉन ए वाई। तो 2uy कितना होगा बेटा, u साइन अल्फा, है ना, और एक्सेलेरेशन कितना होगा बताओ, g कॉस थीटा होगा ना। सोचो बच्चों, ये पहले कॉलिजन का टाइम होगा। दूसरे कॉलिजन के टाइम में आप ध्यान से सुनो जरा, जब यहां टकराएगा तो इस डायरेक्शन में इसकी एक वेलोसिटी होगी और इस डायरेक्शन में। बताओ बच्चों, ये वेलोसिटी जो होगी, जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो, क्या वो इंटरचेंज होगी, हाँ, कितने टाइम्स, ई टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और कितनी होगी बच्चों वो, यू वाई, है ना। आते बच्चों, यहां पे जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो ई टाइम्स चेंज हो जाएगी नहीं, बताओ, क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब अब देखो यहां क्या चेंज आएगा, ये बेटा ये देखो u साइन अल्फा, अब जो नया टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, e u साइन अल्फा, और एक्सीलरेशन वही होगा g cos थीटा। इसका मतलब ये कितना है t, तो यहाँ e कॉमन अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, और ये पूरी वैल्यू क्या है t, यानी कि t1 इक्वल टू ई टी। और ये तो सेम तरीके से आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही रेंज कैलकुलेट करोगे, तो रेंज के लिए बच्चों यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा। देखो यहां रेंज, पहले मैं आर के लिए बता दूं, उसको कैलकुलेट आप करोगे। पहले कोलिजन की रेंज बता दूं, वैसे आपको याद होती तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन चलो हम डिराइव कर लेते हैं। रेंज होगी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे बच्चों एक्सेलरेशन होता है, और टी आपको पता है ये टाइम है, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस एल्फा टाइम प्लस हाफ ए एक्स बच्चों यहां माइनस में लिया जाएगा क्योंकि ये उल्टा है, तो माइनस जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इस रेंज को कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी ये सेम रहेगी। ठीक है, जो भी कंपोनेंट है इसके अकॉर्डिंग, और यहां से आप वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज करेंगे और इस वैल्यू को चेंज करेंगे, एक्स में चेंज होगी बच्चों क्योंकि रिटार्डेशन है ना। तो उसके बाद R1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया कि जो भी इसकी यहाँ वेलोसिटी होगी टक्कर के बाद, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना, पहले यू एक्स वो अनचेंज रहेगी यहाँ पे जो आएगी, और ये ई टाइम्स हो जाएगी, उसके बाद R1 कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बेटा रेंज आप कैलकुलेट करो। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन, अगर बच्चों इसी में जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा पे। ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया हमने। ठीक है, और वो इसके साथ इलास्टिक कर लेते हैं कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक यानी कि E इक्वल टू 1, ये टक्कर खा के ऐसे जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है रेंज बताओ टाइम बताओ। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब यहां टकराएगा तो कोई स्पीड होगी इसकी, हम मान लेते हैं कि v नॉट स्पीड से टकराया। ठीक है, ये देखो अगर आपको पता होना चाहिए ये थीटा है तो ये 90, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यहां से रेस्ट से ड्रॉप करें, यहां के टकराएगा तो स्पीड होगी √2gh। तो हमसे पूछा जा रहा है ये कोलिजन करके कितनी दूर टकराएगा दोबारा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इलास्टिक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा पूरी, इन इलास्टिक में ई ले लेंगे, बस इतना फर्क है बच्चों। ये एंगल 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो वी नोट का इधर कंपोनेंट होगा वी नोट साइन थीटा,
और इधर कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा। एक बात बताओ, अच्छा चलो, ये कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है ना, तो क्या इस तरफ वैल्यू चेंज होती है ना, इस डायरेक्शन में तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये कॉमन टेंजेंट अनचेंज रहेगा, लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये वैल्यू भी ई टाइम्स, तो ई वन हो गया तो वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो क्या बता रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, बताओ, है ना। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स यू वाई कितना है बेटा, एक मिनट, कैमरा में दिख रहा है भाई, यू वाई होगा बेटा वी नॉट साइन थीटा, सॉरी वी नॉट कॉस थीटा, और ए वाई इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या सिखा रखा है बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन पे। देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जी साइन थीटा ये, और ये होता है जी कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा जी कॉस थीटा, ये कट गया, दैट इज 2 वी नॉट बाई जी। ठीक है, अच्छा अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो बस आप यहाँ एक ई मल्टीप्लाई कर लेते, है ना। अब देखो बेटा ये रेंज लिखनी है, तो रेंज होगी एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन अब हमारा ये है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे हम एक्सिस तोड़ देते हैं, एक्स इक्वल टू, अगर आपको ये टॉपिक तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन ना आता हो आपको, u इक्वल टू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, x होगा r, यू एक्स कितना होगा बेटा v नॉट साइन थीटा। ठीक है, और t की जगह क्या लिखोगे, 2 वी नॉट बाई जी प्लस हाफ ए एक्स कितना होगा g साइन थीटा, और टी स्क्वायर 2 वी नॉट स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, एक जी कट गया, देखो 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाय जी प्लस एक 2 कट जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, आंसर आ गया 4 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, और वी नॉट का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2gh, तो ये हो जाएगा 8gh साइन थीटा बाई जी। ठीक है, रेंज समझ में आया बेटा, क्लियर है। अब देखो तो ये क्वेश्चन हमने किया, अच्छा इसी में क्वेश्चन में इनइलास्टिक कोलिजन होता तो यहाँ क्या आ जाता बच्चों ई। ठीक है, यहाँ एक ई और यहाँ एक ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप ऊट पटांग सी वैल्यू आ जाती कोई, है ना, ई स्क्वायर हो जाता ना ये वेलोसिटी, टी का स्क्वायर, तो ये हर जगह स्क्वायर में हो जाता, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं आप, मैंने ये इलास्टिक कोलिजन लेके करा है। ठीक है, अब कितना मजा आया है कि अगर ये भी वेज भी चलना शुरू हो जाए, याद करो कोलिजन में मैंने इंपल्स में क्वेश्चन कराए थे कि वेज पर टक्कर मारी थी, वेज भी चलना शुरू हो गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये एक वेज है, ठीक है, ये वेज है, ये एंगल थीटा, और यहां एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे स्पीड यू से, इसका मास एम है कैपिटल एम, सारे सरफेस स्मूथ है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, हमें ये दे रखा है कि ये स्पीड यू से आता है बच्चों, और टक्कर खा के ऐसे जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम ये मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे टक्कर कर रहा है इन इलास्टिक कोलिजन में, फाइंड स्पीड ऑफ, बॉल कह देते हैं उसको, एंड वेज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले करा रखा है, नहीं करा तो जाके देखो इम्पल्स वाले मेथड में, लॉज ऑफ मोशन में इम्पल्स मेथड से किया था। ठीक है, आज मैं इसको कौन से मेथड से सिखाऊंगा, जो अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, देखो जब यहां टकराएगा तो बच्चों ये बॉल कुछ ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगी ना, ये कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन होगी, और ये क्या होगी कॉमन टेंजेंट। ठीक है, टक्कर के बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी v, है ना, और हमें क्या रखा है कि ये स्पीड है v, टक्कर से पहले ये थीटा है तो ये थीटा, हमें v, ओ हम क्या करें बच्चों, इसको v डैश मान लेते हैं, है ना,
या वी लिख देते हैं, इसको वी नोट कर देते हैं, स्पीड यू से आया वी नोट से जाएगी वो, ठीक है। और ये वी, तो देखो बेटा एक्स डायरेक्शन में यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वाई में, लेकिन और आपस में कोई फोर्स लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूं मैं एक्स डायरेक्शन में। देख लो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। यहाँ वहाँ भी क्या था, उस बॉल के बारे में सोचते थे कि उस पर टेंजेंशियली मोमेंटम अनचेंज रहेगा, यहाँ पूरे सिस्टम में भी देखना पड़ रहा है क्योंकि इसके बारे में बताना है अभी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू, है ना, प्लस वेज का कितना है 0, चलने के बाद वेज का कितना होगा एम वी, और इसका कितना होगा बच्चों बोलो, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि तो वाई में जा रहा है, तो कैपिटल वी आ गया एम नॉट यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, वेज की स्पीड आ गई टकराने के बाद, और कैसे आई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के। ठीक है, अब देखो अब हमें पता करना है बॉल की स्पीड, तो इसको कैसे पता करें, इसको लॉजिकली सोच लेते हैं। देखो ये थीटा है, ऐसे है, तो ये भी थीटा होगा, तो इसकी टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड कितनी है बच्चों, यू कॉस थीटा है ना, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग, और हमें पता है कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब ये थीटा है और हमें ये पता है कि ये थीटा है, ठीक है, और ये थीटा कैसे देख ले बच्चे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग फाइनल स्पीड कितनी होगी बताना जरा। वी नोट ये है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, वी नोट का, वी नोट साइन थीटा ना, तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड चेंज नहीं होती, हम पढ़ के आए अभी, तो वी नोट साइन थीटा, वी नोट कितना आ गया बच्चों, यू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा बाय ओ बस वी नोट यू कॉट थीटा आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आज क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप इस क्वेश्चन को मैच करो जाके इंपल्स मेथड से, सेम आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बताओ कितना है, ई की वैल्यू, तो देखो ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या सिखा रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में भी लग सकता है। तो v ये थीटा और ये थीटा, तो देखो बेटा ये u था, तो u का इधर की तरफ कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, u cos थीटा, इस डायरेक्शन में देखनी है बेटा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v नॉट cos थीटा माइनस ऑफ, और ये इधर जा रहा है उल्टा, इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों उसका कंपोनेंट कितना होगा v साइन थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू ई। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, v का इधर कंपोनेंट ये होती है ना कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, तो v इस स्पीड से चल रहा है तो इसका इधर कंपोनेंट v साइन थीटा, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमने इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन ली है, तो v नॉट कॉस थीटा उधर की तरफ, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ जरा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ एक चीज गलत कर रखी है मैंने, ये u जिससे देखो ये u है, u का इधर कंपोनेंट बेटा u साइन थीटा, ये u साइन थीटा से अप्रोच करेगा ऐसे ना, तो u साइन थीटा से अप्रोच करेगा, तो देखो, और v नोट की वैल्यू रखो u कॉट थीटा, और v की वैल्यू रखो, तो देखो E इक्वल टू आएगा, v नोट की वैल्यू रखेंगे हम u कॉट थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस v साइन थीटा, v की वैल्यू कितनी है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू यू, है ना, इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, साइन थीटा कट गया, m बाय कैपिटल M इंटू यू, एक u भी तो होना चाहिए था ना, हाँ एक u भी तो है बच्चे इसके साथ, तो u से u कट गया। ठीक है, अब देखो प्लस
देखो इसके यू से ये यू कटेगा और ये आएगा, कोट होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो m बाई कैपिटल M प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। ये e की वैल्यू है बेटा, क्लियर है। बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है, ये एक मास m है, इस पे स्पीड v नोट से आके टकरा है। इस बार परपेंडिकुलर टकरा है, ठीक है। इस बार ये गिवन है e की वैल्यू, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ वेज, वेज भी बोलते हैं आप लोग इसको, एंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ठीक है। पहले हम वेज की स्पीड पता करेंगे भाई। देखो बेटा, जब ये टक्कर होगी तो टक्कर के बाद हम ये मान के चल रहे हैं ये इधर ही स्पीड से आएगा, मान लो ये इसकी स्पीड मान लेते हैं हम, पर टक्कर के बाद ये ऐसी स्पीड से आ रहा है तो v1, ठीक है। ऐसे टकराया, टकराने के बाद हमने सोचा भाई नॉर्मल रिएक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये कैपिटल V वेज ऐसे चलेगी, ठीक है। क्योंकि बेटा जब टक्कर होगी ना तो टक्कर के टाइम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो लेफ्ट राइट कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी वेलोसिटी नहीं बनेगी टक्कर के लॉन्ग ऐसे। अच्छा ये थीटा है तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, थीटा, मतलब ये एंगल, ठीक है, ये थीटा। तो वी नोट स्पीड से टकरा, हमने मान ली कि बाद में इसकी स्पीड v1 ही हो गई, v1 है इसी डायरेक्शन में मान ली, कुछ गलत सलत होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम करना है कंजर्व, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या लिखेंगे, m इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। बेटा देखो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो केवल इसका है ना, वो भी कौन सा कंपोनेंट, ये थीटा, तो m v नॉट साइन थीटा, मानते बच्चों, v नॉट साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो वेज का कितना है, कैपिटल M V, पहले तो इनिशियल रेस्ट में थी ना वेज, कोई बाहर से फ्रिक्शन विक्शन नहीं है बच्चों, प्लस अब कितना होगा इसका, स्मॉल m v1 साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, दो अननोन है बच्चों आपके पास, v1 और v2, v1 और कैपिटल V, ठीक है। तो दो अननोन के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों, दो ना, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो ये पहली इक्वेशन, अब दूसरी कहां से लाएं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। बेटा इसको इंपल्स मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ इंपल्स बना सकते हो ऐसे, और इंपल्स के कंपोनेंट अभी करके दिखाओ मैं इस क्वेश्चन को, चलो इसे करता हूँ इंपल्स के मेथड से। न्यूटन मतलब इसकी जगह यूज होगा, बस एक बात ध्यान देना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का ऑप्शन नहीं है इंपल्स मेथड, वो केवल इस इक्वेशन के लिए है। अब देखो एक मिनट, पहले मैं इसको कर दूं, इक्वेशन बना दूं। अब जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बच्चों टक्कर खा के ऐसे ही चलेगा, और इसका कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, यहाँ पे ये v1 v ऐसे है, तो v का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये थीटा, इधर की तरफ इस लाइन में v1 साइन थीटा ना, कैपिटल V साइन थीटा माइनस v1 अपॉन, समझ में आया बच्चों, ये वेलोसिटी v होगी ना वेज की, तो इस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में लगाया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। मुझे पता है कि आपके दिमाग का रायता हो गया होगा, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है बेटा सीखने। अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से आया था, v नोट से, एंड दैट इज इक्वल टू e। ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों, v साइन थीटा v1, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये दो। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो सॉल्व कैसे करें, हम इसको सॉल्व करते हैं, v नॉट v साइन थीटा माइनस v1 इक्वल टू e v नॉट, ठीक है बेटा, समझ में आई बात, दिख रहा है। अब यहां से v1 की वैल्यू होगी v साइन थीटा माइनस ई वी नॉट, ये मैं यहां पे रख देता हूं। तो देखो बेटा एम वी नॉट स्मॉल एम वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम कैपिटल वी, है ना, और ये हो जाएगा प्लस स्मॉल एम, वी वन की जगह ये पूरी वैल्यू
वी साइन थीटा माइनस ई वी नोट, ये इधर है बच्चों, इतना है, ठीक है, इंटू साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई में भी है। तो देखो बेटा, एम वी नोट साइन थीटा इक्वल टू एम वी, अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, प्लस स्मॉल एम, है ना, और ये भाई कैपिटल वी ही है, यही वाला है, तो एम वी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई एम वी नॉट साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये इधर जाएगा, ठीक है, तो यहां से कॉमन आएगा स्मॉल एम वी नॉट साइन थीटा इंटू 1 प्लस ई, और यहां कॉमन आएगा v इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो v आंसर आएगा एम वी नॉट साइन थीटा 1 प्लस ई अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये आंसर आना चाहिए बच्चों कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये जो इक्वेशन है क्या ये इंपल्स मेथड से भी बन सकती है? हाँ बेटा, देखो ये इंपल्स वाला मेथड यहां सिखा देता हूं मैं आपको, ये जे है, ठीक है, ये जे है, इंपल्स लगा, इस इंपल्स से इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, इंपल्स वाले डायरेक्शन में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो जे इक्वल टू इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम देखना है, तो इसकी वेलोसिटी v है बच्चों, ये वेलोसिटी v मान लूंगा, ऐसे है ना, तो एम वी साइन थीटा माइनस जीरो, और इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इस पे इंपल्स पीछे की तरफ है, तो j इक्वल टू क्या सिखा रखा है बच्चों, फाइनल मोमेंटम, तो m माइनस वी वन। सर माइनस क्यों लिया, देख लो बेटा, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, जबकि हम उस डायरेक्शन में जिधर इंपल्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो m माइनस वी वन और माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल भी इधर ही है, तो m माइनस वी नॉट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, सेम यही लिखा जाएगा, देखो सेम यही आएगा बेटा, एम जे इक्वल टू एम वी वन, हाँ ऐसे ही बनेगा, और ये एम वी साइन थीटा, सेम फॉर्मूला बनेगा, या कुछ गड़बड़ है, इम्पल्स जे, ये हो गया एम वी साइन थीटा, हाँ सेम फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा यहाँ एक गड़बड़ कर रखी है बच्चों, ये वाली, ये इक्वेशन गलत बना दी मैंने बच्चों, देखो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है ना, वो जे साइन थीटा इम्पल्स इधर होगा, उससे चेंज हुआ है ना, तो जे साइन थीटा इसका मोमेंटम चेंज करेगा एम वी माइनस जीरो वेज का। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, देखो सेम आएगा नहीं आएगा ये, ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन आ रही है, इसलिए मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं इंपल्स मेथड से भी, ठीक है, लेकिन इंपल्स किसका ऑप्शन है, लीनियर मोमेंटम का ऑप्शन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, बहुत क्लासिक सा, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं फाइनली ये वाला, कि जब आपको लगेगा कि यार इंपल्स मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इससे सॉल्व नहीं होना क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टेंजेंशियल वगैरह ये काम नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, रस्सी की जो लेंथ है 1.5 मीटर है, ठीक है बच्चों, 1.5 मीटर लेंथ है रस्सी की, और यहां बच्चों थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ये एक स्फेयर है रेडियस आर का, ठीक है, यहां से बच्चों बिल्कुल इसके पैरेलल एक दूसरा स्फेयर जिसका रेडियस सेम है, वो ऐसे आके गिरने वाला है, यहां से टकराएगा, मतलब टकराने का डायग्राम, मतलब आइडेंटिकल स्फेयर है, सेम मास है बच्चों, ऐसे टकराएगा, ओहो, ठीक है, इसका सेंटर होगा ये रेडियस आर, ऐसा कुछ मानो, ठीक है, ऐसे टकराएगा, तो हमें बताना है बच्चों कि ये कितनी स्पीड से टकराए,
फाइंड वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट, इसका नाम हम बी रख लेते हैं, इसका ए है ना, ये ए आके टकराएगा, सच दैट बी कंप्लीट द साइकिल, मतलब जिसे लूपिंग द लूप बोलते हैं बच्चों, पूरा चक्कर काट जाए, ये इस पे आके ऐसे टक्कर मारेगा और ये ऐसे चक्कर काट जाए पूरा पूरा। तो उसके लिए ये स्पीड क्या होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे जो स्पीड होती है √5 GL, ये तो याद है ना, ये स्पीड √5 GL होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जब ये टकराया तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है ना, और ये जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरा यहाँ जो इंपल्स लगेगा बच्चों, इन दोनों का हमें मोशन अलग अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना बच्चों, मानते हो, ये इंपल्स बना, मतलब इसको हम इंपल्स ही लिख देते हैं। यहाँ दो इंपल्स है, ब्लॉक ए पे तो एक इंपल्स है J1, और एक रस्सी में इंपल्स पैदा होगा। मैं क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ, एक स्फीयर को ऐसे गिराया, वो यहाँ ऐसे टकराया, टकराने के बाद ये इधर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पीड बताओ ताकि टक्कर खाते ये पूरा चक्कर काट जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि हाइट से पूछ लेता कितनी हाइट से गिरा है इस पे, तो बस स्पीड पता कर ले। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें थोड़ी सी चीजें पता करनी होगी। देखो ये रेडियस R है तो ये भी R होगा, मानते हो बच्चों, होगा ना, ये रेडियस। अब एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम को आप बेटा थोड़ा सा डायग्राम को सही कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए इनका। तो जैसे, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ऐसे लाइन जानी चाहिए बेटा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये इंपल्स हुआ J1 और ये J2, ठीक है बेटा, समझ रहे हो। अब देखो ये रेडियस R है, ठीक है, ये थीटा है, ये ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका रेडियस R और R 2R नहीं हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2R, दैट इज 1/2, यानी कि कितना आ गया थीटा 30 डिग्री, है ना। तो एक तो एंगल पता लग गया, ये समझा बच्चों। अब देखो क्लियर है ये बात, कि अब एक बात सोचो कि ये कितनी स्पीड से आया था V0 से, ठीक है, और ये स्पीड V से चलेगा, चलेगा ना बच्चों, ये स्पीड V से चलेगा। और बेटा इसकी स्पीड जो हम मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि टक्कर खाने के बाद इसकी ये परपेंडिकुलर स्पीड V1 मान लेते हैं, ठीक है, या V2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक ही है तो V1 मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये V माना है तो इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है, ए के लिए ये B है। अच्छा हमें कोलिजन इलास्टिक दे रखा है E=1, ये दे रखा होगा E=1 इलास्टिक कोलिजन है। अब देखो पहले हम इस पे इंपल्स देखते हैं, तो इंपल्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। तो इस डायरेक्शन में इंपल्स है, तो ये जो वेलोसिटी होगी mv1, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, माइनस इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, तो ये थीटा है बच्चों, ये थीटा, तो कितना इनिशियल मोमेंटम था mv0 cos थीटा, लेकिन माइनस में होगा तो ये प्लस, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम इधर की तरफ होगा और इंपल्स इस पे ए ऑब्जेक्ट पे इस तरफ लग रहा है, और ये इसी डायरेक्शन में हमने इसकी वेलोसिटी लिख ली, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, ए के लिए। अब J1 इंपल्स, ओ ये J1 है बेटा, इक्वलेंट अपोजिट, J2 तो रस्सी का है। अब देखो समझ में आया बच्चों। अब आप सोचो J1 इंपल्स यहां है ऐसे ऐसे, ये थीटा ये थीटा, ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा J1 साइन थीटा, ठीक है। J1 साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, m×v-0, ये किसके लिए, इसके लिए J1 साइन थीटा। सोचो बेटा इसका
इधर इम्पल्स, ये दो इक्वेशन हो गई। J1 से यहां एलिमिनेट कर लो बच्चों। हमारे पास कितने अननोन है? दो, एक तो V1 और एक V। तो mv1 प्लस mv नोट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू mv। ये हो गई हमारी इक्वेशन ए। अब हमने J को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखो, क्लियर है बात? अब अगर देखो, अगर इसी डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में टकराए ना ये यहां पे, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन J2 पैदा कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सीधे सीधे ऐसे समझ लिया, ये इक्वेशन ए। अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाओ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है? जब ये आके टकराए थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच किया था? इस डायरेक्शन में, ये होती है ना कॉमन नॉर्मल में लगता है बच्चों को। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v नॉट कॉस थीटा, ठीक है, इधर की तरफ, अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये कितनी स्पीड से जाएगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा। और बच्चों अब ऐसे चेक करो आप कि भाई कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम इसकी वेलोसिटी का? भाई वो कंपोनेंट ना जो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होगा। तो ये एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना है? v साइन थीटा। तो v साइन थीटा माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, और ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो माइनस v1 इक्वल टू ई। और ई कितना है हमारा? 1, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन हो गई बी। आपको क्या सॉल्व करना है? आपको v नोट बताना था ना, और हमारे पास v कितना है बच्चों? v कितना है हमारा? √5gl, उसकी वैल्यू रख सकते हो, उसको यहां रखो, v को एलिमिनेट कर लो दोनों जगह से, यहां से, ठीक है। और समझ में आ गया बच्चों? इन दो, मतलब ये तो v नोट तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा जब ये दो वैल्यू रखोगे। अब इन दोनों से v1 को हटा के v, समझ रहे हो, v नोट सॉल्व करना है। v नोट आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर होगा बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे। मैं नहीं सॉल्व करने वाला, मुझे याद है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रश्मि कैलिडे का। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने देखा कि भाई हम इम्पल्स मोमेंटम मेथड भी लगा सकते हैं, और जो ये तरीका है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का कोई ऑप्शन नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ऑप्शन होता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अगली क्लास में हम ये कोलिजन पढ़ाए आपको। आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो आपको नहीं पता, मतलब जिस पर आपको ज़्यादा कमांड करनी है, तो आप बोल सकते हो। हाँ, ये वीडियो आज आपको 2 बार देखनी पड़ेगी, कम से कम 2 बार में ये क्वेश्चंस कंसेप्ट में आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।